हेलो, मैं हूं डॉक्टर केशव काळे और मैं औरंगाबाद में केबीसी यानी कालेज बायोलॉजी क्लासेस में पढ़ाता हूं। ये लोकोमोशन और मूवमेंट का सेकेंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने लोकोमोशन क्या है, मूवमेंट क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ मूवमेंट स्टडी किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मसल्स को। तो मसल्स जो होते हैं हमारे बॉडी का ऑलमोस्ट 40 to 50% वेट जो है वो मस्कुलर टिश्यू से बनता है। 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट मसल से बना हुआ है और ये जो मसल्स हैं दे आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। मेसोडर्मल इन ओरिजिन। अब ये मेसोडर्म क्या होता है? इस सेंटेंस का मतलब तो ये है कि मसल्स मेसोडर्म से बनते हैं, लेकिन मेसोडर्म क्या है? तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होके जाइगोट नाम की सेल बनती है, ये आप सबको पता है। तो ये जो जाइगोट होता है ये डायरेक्टली बेबी नहीं बना लेता। मतलब ये जाइगोट है तो इसको ऐसा डायरेक्ट हाथ पैर और सर निकल आया और उससे बच्चा बन गया, ऐसा नहीं होता है। जाइगोट एक सेल है, इस सेल में डिवीजन होता है। 1 से 2 सेल बनते हैं, 2 से 4 सेल बनते हैं, 4 से 8 सेल बनते हैं और इसके बाद सेल काउंट बढ़ते बढ़ते जाता है। अगली स्टेज में एम्ब्रियो डेवलपमेंट के ये जो सेल्स है ये सेल ऑर्गेनाइज हो जाते हैं 3 लेयर्स में। उसमें से एक लेयर होता है, ये सेल जो है वो 3 लेयर में ऑर्गेनाइज होते हैं। उसमें से एक लेयर होता है इक्टोडर्म, दूसरा लेयर होता है, तीसरा होता है एंडोडर्म। मतलब जाइगोट जो है वो पहला सेल है, उससे फिर नंबर ऑफ सेल बढ़ गए। उसके बाद ये सेल जो है वो 3 लेयर में ऑर्गेनाइज हो गए। ये सेल है, उसमें से पहला लेयर इक्टोडर्म, दूसरा लेयर है मेसोडर्म और तीसरा लेयर है एंडोडर्म। और हमारे बॉडी का हर एक टिश्यू, मतलब अब इसी से वो बेबी बनने वाला है, वो फिटस या फिर हम में से हर एक या फिर हमारे बॉडी का हर एक सेल, हर एक ऑर्गन इन लेयर से बना है। इक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, इन 3 लेयर में से ही, जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम पूरा इक्टोडर्म नाम का ये लेयर बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एंडोडर्म से बनता है, वैसे ही हमारे मसल जो है वो मेसोडर्म से बनते हैं। फिर से एक बार बता रहा हूं कि और ये जो है कि कैसे बनते हैं, इसके आसपास एम्ब्रियो के और भी स्ट्रक्चर होते हैं। एम्ब्रियो कैसा होता है, उसके आसपास और कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक का कंटेंट है। उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आपको डिटेल पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी के लिए मुझे सिर्फ ये वर्ड समझाना है आपको कि मेसोडर्म क्या है। क्या बता रहा हूं मैं कि जाइगोट कैसे बनता है? तो 2 मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होके जाइगोट नाम की पहली सेल बनती है। हमारे लाइफ की शुरुआत जो है वो इस सेल से होती है। ये जाइगोट जो है वो डिवाइड होता है और 1 से 2, 2 से 4 करते करते नंबर ऑफ सेल बढ़ा देता है। ये नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो गए और ये सेल अब 3 लेयर में ऑर्गेनाइज होते हैं। एक होता है इक्टोडर्म, एक होता है मेसोडर्म, एक होता है एंडोडर्म। और इन 3 लेयर से हमारे बॉडी के टिश्यूज बनते हैं। जैसे कि इक्टोडर्म से नर्वस टिश्यू बनता है, नर्वस सिस्टम बनता है ब्रेन के साथ, पूरा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, बाकी नर्व। एंडोडर्म से डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, वैसे ही मेसोडर्म से मसल बनते हैं। तो मसल्स आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। एम्ब्रियोनिक जो लेयर है, 3 जर्माइनल लेयर कहते हैं, इनको जर्माइनल लेयर कहते हैं और इनसे ही बाकी बाद में बॉडी डेवलप होता है। तो ये जो 3 जर्माइनल लेयर है इसमें से मेसोडर्म से हमारे मसल बने हैं। आगे बढ़ते हैं। मसल्स में कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उसमें से पहला प्रॉपर्टी है एक्साइटेबिलिटी। मस्कुलर टिश्यू में कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्साइटेबिलिटी, सेकेंड प्रॉपर्टी इज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, थर्ड इज एक्सटेंसिबिलिटी एंड द लास्ट वन इज इलास्टिसिटी। ये 4 प्रॉपर्टीज दिखाते हैं मस्कुलर टिश्यूज। अब ये प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब इसका मीनिंग क्या है या ये प्रॉपर्टीज होते क्या है, ये समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में ही कहा था कि मसल जो है या फिर उसमें भी स्केलेटल मसल, हमारे बॉडी के जो मसल होते हैं बोन पे अटैच, और भी कुछ मसल के टाइप हम आज पढ़ने वाले, लेकिन स्पेसिफिकली स्केलेटल मसल
जो है इनको काम करने के लिए चाहिए नर्वस सिस्टम से ऑर्डर। तो नर्वस सिस्टम बनता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। 2 मिनट के लिए मानते हैं कि ये कोई एक बोन है, सपोज आपके हाथ का बोन है जो मैंने कल एक्सप्लेन किया था, और ये आपके फोरआर्म के मतलब एल्बो के नीचे के 2 बोन है, और यहां से यहां तक मसल अटैच है। तो होता क्या है, आपके सीएनएस से एक नर्व यहां पे आता है, और वो नर्व मसल कब कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब आपका सीएनएस मैसेज भेजेगा कि कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो सीएनएस ने मैसेज भेजा कि भाई तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट होना है, ये मूवमेंट करनी है, खाने की मूवमेंट, तो ये यहां से निकला हुआ मसल यहां पे गया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, तभी आपका हाथ जो है या एल्बो जो है वो बेंड हो सकता है। तो ये करने के लिए आपके सीएनएस से मैसेज आना चाहिए। मैसेज आया भी तो आने के तुरंत बाद मसल पहले कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो मैसेज जो है वो, ये मैसेज किस फॉर्म में होता है पता है, ये मैसेज इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में होता है। हमारे बॉडी में करंट फ्लो होता है, सारी सिग्नलिंग जो है बॉडी के अंदर की वो इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में सेंड की जाती है। तो आपके ब्रेन से इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में वो मैसेज आया, वो मैसेज मसल को सेंड करने के बाद हर डायरेक्शन में मसल पे वो फ्लो हुआ, हर डायरेक्शन में वो फ्लो हुआ, और मसल जो है जो अब तक रेस्ट में था, मसल जो अब तक रेस्ट में था, कुछ काम नहीं कर रहा था, वो करंट या ये मैसेज स्प्रेड होने के बाद एक्साइट हो जाता है, एक्साइट हो जाता है। रेस्टिंग स्टेट से वो पहले एक्साइट होता है, इस प्रॉपर्टी को एक्साइटेबिलिटी कहते हैं। एक्साइट होने के बाद ये जो मसल है अब वो काम करना शुरू करेगा, मैसेज उस पर फैल गया है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब मैं इस साइड से बोल रहा हूं कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसकी लेंथ कम होगी ना, वो अगर खींच रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं इस साइड से बात करूं तो इस साइड का मसल क्या हो गया, उसकी लेंथ तो अब पहले कम थी, ऐसा करने के बाद वो एक्सटेंड हो गया, खींचा गया। तो ये इस साइड के मसल की कौन सी प्रॉपर्टी यहां पे दिख रही है, एक्सटेंसिबिलिटी, और इस साइड की मसल की कौन सी दिख रही है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अब फिर से मुझे हाथ सीधा करना है, तो इस साइड का मसल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और इस साइड का क्या होगा, एक्सटेंड होगा। तो मसल जो है वो लेंथ कम भी कर सकते हैं, उसे कॉन्ट्रैक्टिलिटी कहते हैं, फिर से एक्सटेंड हो सकते हैं, उसे एक्सटेंसिबिलिटी कहते हैं। अब आपने कोई रबर देखा होगा, उस रबर को कंटिन्यूसली आप एक्सटेंड रिलैक्स करते हो तो रबर जो होता है, उस रबर का डायमेंशन या लेंथ उसका बढ़ जाता है। रबर जो है वो पहले जैसा नहीं रहता, वो लूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं है। तो वो आगे पढ़ोगे आप, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी और बाकी सारी चीजें। यहां पे मुझे सिर्फ इतना बताना है कि इलास्टिसिटी क्या प्रॉपर्टी होती है। इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी होती है कि जिसमें आप कंटिन्यूसली एक्सटेंड और रिलैक्स करो, या कंटिन्यूसली किसी भी चीज का फॉर्म चेंज करने के बाद वही फॉर्म रीगेन करने की एबिलिटी को इलास्टिसिटी कहते हैं। तो हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, इतनी बार आपका मसल का फॉर्म चेंज होने के बावजूद भी मसल जो है वो खुद का बेसिक जो शेप है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करता है, इसे इलास्टिसिटी कहते हैं। फिर से एक बार ब्रीफली समझते हैं। मैंने कहा कि ये आपके बोन से और बोन से निकला हुआ ये मसल है कोई, ओके, यहां से निकला हुआ ये मसल है। आपके ब्रेन से जब तक ऑर्डर नहीं आएगा मसल रिलैक्स रहता है, रेस्टिंग स्टेट में रहता है। ब्रेन से ऑर्डर आया कि कॉन्ट्रैक्ट होना है, वो ऑर्डर किस फॉर्म में, वो मैसेज है इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में। नर्व से मैसेज जाता है मसल पे, और मसल पे हर डायरेक्शन में वो करंट स्प्रेड हो जाता है। मसल पे करंट स्प्रेड हो गया तो मसल पहले एक्साइट हो जाता है कि अब उसे कॉन्ट्रैक्ट होना है, एक्साइटेबिलिटी, ये पहली प्रॉपर्टी। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी ये जो है कॉन्ट्रैक्शन है, अब ये कॉन्ट्रैक्शन है। उसके बाद अब इस साइड से अगर देखो आप तो ये मसल एक्सटेंड हो रहा है, जैसे इस साइड का मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इस साइड का मसल एक्सटेंड हो रहा है। अब हाथ सीधा करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, वही करेक्ट, क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसका लेंथ कम करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इस साइड का क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया। तो एक्सटेंसिबिलिटी और कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इतना होने के बावजूद भी मसल का शेप जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो अल्टर हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी है, ओरिजिनल फॉर्म रिगेन करने की एबिलिटी होती है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी हुए मसल के। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स।
मसल्स क्लासिफाई किए जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, बॉडी में वो कहां पे है, उनकी पोजीशन या लोकेशन कहां पे, जगह कहां पे, उस पे बेस्ट ये क्राइटेरिया हो सकता है मसल के क्लासिफिकेशन का। वो दिखते कैसे है, अपीयरेंस कैसा है, ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है। या फिर नेचर ऑफ देयर एक्टिविटी, वो काम कैसे करते हैं, काम करने का तरीका क्या है, ऐसे ये क्राइटेरिया हो सकते हैं। मसल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ एक्टिविटी, एक्शन कैसा है, काम किस तरीके का है। आगे डिटेल जाएंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन पे बेस्ड मसल 3 टाइप में कैटेगराइज्ड है। एक जो आपके बॉडी के बोन्स को अटैच है, स्केलेटन को अटैच है, तो जो मसल आपके बॉडी के स्केलेटल टिश्यू को अटैच होते हैं उनको स्केलेटल मसल्स कहा जाता है, स्केलेटल मसल। दूसरा जो मसल्स आपके विसरल ऑर्गन्स में है, विसरल ऑर्गन यानी इंटरनल ऑर्गन्स, आपके एब्डोमिनल कैविटी में, आपके थोरेसिक कैविटी में जो ऑर्गन्स होते हैं, आपके एब्डोमिनल कैविटी में कौन है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लिवर है, पैंक्रियाज है। तो ये सारे जो ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये सारे जो ऑर्गन आपके एब्डोमिनल कैविटी में है, इनको विसरल ऑर्गन कहा जाता है। और इन विसरल ऑर्गन्स को बनाने वाले मसल्स को विसरल मसल कहा जाता है। तो दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन विसरल मसल्स, विसरल मसल्स। देन तीसरा जो है लोकेशन आपके हार्ट में, आपके लेफ्ट साइड में यहां पे आपका हार्ट होता है, और हार्ट में जो मसल या हार्ट को बनाने वाले मसल को कार्डियाक मसल कहा जाता है, कार्डियाक मसल्स, कार्डियक मसल्स। देन नेक्स्ट इज, अब इनके प्रॉपर्टीज देखते हैं। स्केलेटल मसल क्या कह रहा हूं मैं, दे आर अटैच टू, इनके डिफरेंसेस का चार्ट मैं आपको दे दूंगा, मतलब इनके डिफरेंसेस पे जो हैंड रिटन नोट्स है वो आपको आ जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, अभी सिर्फ समझ लो। तो स्केलेटल मसल जो है, इनके नाम की तरफ देखना, स्केलेटन तो बोन से अटैच है, विसरल मसल विसरल ऑर्गन्स में, विसरल ऑर्गन्स यानी आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स, उसमें स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, लिवर, ये सारे विसरल ऑर्गन है। तो इनको बनाने वाले मसल को विसरल मसल कहा जाता है। और कार्डियक इज फॉर हार्ट, तो हार्ट में जो मसल है उसको कार्डियक मसल कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, अब मैं अगर मसल को देखो, मसल एक टिश्यू है जो सेल से बनता है, तो ये अगर मसल है तो इसमें ऐसे आपको कई सारे मसल के सेल्स मिलेंगे बच्चों। ये एक एक धागों जैसा जो दिख रहा है ये मसल का सेल है। अगर मैं मसल का एक सेल, अब मसल ऐसा लंबा टिश्यू है तो मसल का सेल भी लंबा सा होता है, तो मैं अगर एक स्केलेटल मसल का सेल अलग निकालूं तो वो सेल दिखने में कुछ इस तरह का दिखता है, दिखने। तो इस शेप को, मसल के एक सेल का शेप निकाल रहा हूं। मैंने क्या कहा, मसल का ये टिश्यू है, इसमें जो धागे धागे है ये एक एक सेल है। मैंने एक धागा यानी एक सेल बाहर निकाला स्केलेटल मसल का, तो उसका शेप कुछ इस तरह से होता है, यानी सिलेंड्रिकल होता है, वो सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंड्रिकल है शेप में। वही अगर मैं आपके स्टमक को, स्टमक में से, अब स्टमक में कौन सा मसल होगा, ऑब्वियसली स्टमक विसरल ऑर्गन है, तो स्टमक को बनाने वाले जो मसल है उसका एक धागा यानी एक सेल अगर मैंने निकाल लिया तो उसका शेप कुछ इस तरह से होता है। उसके दोनों एंड ऐसे टैपरिंग है और बीच में बड़ा है, दोनों एंड टैपरिंग है, बीच में बड़ा है। इस शेप को स्पिंडल शेप कहते हैं, स्पिंडल शेप। तो ये स्पिंडल शेप होता है। अब हमने अगर हार्ट से अगर मैं निकालू, या आपका सपोज हार्ट है जिसमें 4 चेंबर होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल, अगर मैं आपके हार्ट से मसल निकालू यानी कार्डियक मसल निकालू, तो कार्डियक मसल का शेप कुछ इस तरह से होगा, सेल का, एक सेल का शेप इस तरह से होगा। तो ये शेप कैसा हुआ, कैसा दिख रहा है ये, तो ये भी सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल। कुछ जगहों पे रेक्टेंगुलर वर्ड मिलता है, तो ये सिलेंड्रिकल है, याद रखना। देन आगे, अब सेल है तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, तीनों सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है। ये ऐसे इलोंगेटेड सेल है जो इसका शेप सिलेंड्रिकल, इसका स्पिंडल शेप, इसका सिलेंड्रिकल। अब सेल है तो सेल के अंदर
साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होना चाहिए, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस तो होंगे। हमने पहले स्केलेटल मसल के अंदर झांक के देखा तो हमें यहां पे एक नहीं बल्कि मल्टीपल न्यूक्लियस मिले, मल्टीपल न्यूक्लियस। तो हमको लगा कि मसल में मल्टीपल न्यूक्लियस होते होंगे, तो हमने स्प्रिंट इस मसल के अंदर देखा, स्मूथ मसल के अंदर, तो यहां पे सिर्फ एक ही न्यूक्लियस था। फिर हमने कार्डियक मसल के अंदर देखा, उसका और इसका तो शेप भी सेम है, तो फिर उसके अंदर देखा तो उसके अंदर भी एक ही न्यूक्लियस था। तो फिर यह पता चला कि स्केलेटल मसल जो होते हैं उस शेप में सिलेंड्रिकल होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। वहीं पे ये दोनों भी यूनी यानी सिंगल न्यूक्लियस होता है इनमें, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड। आगे बढ़ते हैं। अब मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल के बारे में मैंने पहले ही कहा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के लेक्चर में, जब मैं न्यूक्लियस पढ़ा रहा था, कि मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल इन द एनिमल्स इज कॉल्ड एज सिनोसाइशियम, दैट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज सिनोसाइट। तो ये सिनसाइशियम हुआ है, सिनोसाइट हुआ, ऑब्वियसली एनिमल का सेल है तो इट इज सिनसाइशियम। दिस इज सिनसाइशियम है ये, और ये यूनिन्यूक्लिएटेड है। आगे बढ़ते हैं। इधर आपको कुछ ब्रांच मिलेगा क्या? दिख रहा है कुछ ब्रांच? नहीं है। इधर दिख रहा है? नहीं है, लेकिन यहां पे होता है। मतलब कार्डियक सेल जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये सपोज एक सेल है, ये उसका एडजेसेंट नेबरिंग सेल है, ये उसका नेबरिंग सेल है। तो कार्डियक मसल में कितने न्यूक्लियस है? एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस। तो कार्डियक मसल्स में एडजेसेंट सेल्स आर कनेक्टेड बाय द ब्रांचेस, और इन ब्रांचेस को कहा जाता है इंटरकैलेटेड डिस्क। इन ब्रांचेस को कहा जाता है इंटरकैलेटेड डिस्क। तो ये इंटरकैलेटेड डिस्क आर द ब्रांचेस ऑफ द सेल। ब्रांचेस है यहां पे, और इन ब्रांचेस को कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। ये ब्रांच यहां पे स्पिंडल मसल फाइबर, सॉरी स्मूथ मसल फाइबर, ये एक सेल है, एक सेल है, एक सेल, उसका एक एक न्यूक्लियस है। तो ये एडजेसेंट सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते, ये सेल पूरी तरह से अलग है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल ब्रांचिंग होती है जो एक सेल को उसके नेबरिंग सेल से कनेक्ट करती है, और इस स्पेशल ब्रांचिंग वाले सेल को कहा जाता है, सॉरी इस सेल को तो कहा जाता है कार्डियक सेल, लेकिन इस ब्रांचेस को कहा जाता है इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क। ब्रांचिंग यहां पे भी नहीं है, ब्रांचिंग यहां पे भी नहीं है, ब्रांचिंग यहां पे है। तीसरा, अगर हम सपोज भागना चाहे तो हम भाग सकते हैं, लेकिन उसको एक लिमिट है, पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद आपके पैरों में क्रैम्प्स आने लगते हैं, आपके पैरों में पेन होने लगता है। या फिर उस पॉइंट पे मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं, ये जो बोल रहा था। पहले एक पॉइंट समझा दूं, अगर आप भागना चाहते हैं तो आप भाग सकते हो, वो आपके विल पे डिपेंड है, और जो एक्टिविटीज आपके विल पे डिपेंड होते हैं उसको वॉलंटरी एक्टिविटी कहा जाता है। जैसे कि मैं यहां पे ये करना चाहता हूं इसलिए कर रहा हूं, ओके, तो ये वॉलंटरी है। मैं बोलना चाह रहा हूं इसलिए बोलता हूं, ये वॉलंटरी है। लेकिन वहीं पे मेरे हार्ट की जो बीटिंग है, कि हार्ट ने किस स्पीड से, किस रफ्तार से बीट होना चाहिए, या फिर मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गेनल्स है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इन्होंने किस स्पीड से काम करना चाहिए, यह मेरे कंट्रोल में नहीं है। मतलब इस वक्त आपका स्टमक क्या स्पीड से फूड डाइजेस्ट कर रहा है, इस वक्त आपका इंटेस्टाइन किस स्पीड से फूड डाइजेस्ट कर रहा है, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो जो चीजें आपके कंट्रोल में होती है, जिस पर आपका कंट्रोल होता है, उसे वॉलंटरी एक्टिविटीज कहते हैं, और जो एक्टिविटीज आपके कंट्रोल में नहीं होती है उसे इनवॉलंटरी एक्टिविटीज कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपके हाथों के और पैरों के काम आपके कंट्रोल में है, आपके विल में है, इसलिए ये वॉलंटरी मसल भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो एक्शन है वो एक्शन आपके विल पे डिपेंड होता है। सो दीज मसल्स आर वॉलंटरी। वहीं पे ये जो स्मूथ मसल है, मैंने कहा कि आपके विसरल ऑर्गन, आपका स्टमक, आपका इंटेस्टाइन, आपका पैनक्रियास किस स्पीड से काम करेंगे या किस तरीके से काम करेंगे, ये
डिपेंड नहीं होता है। तो इनवॉलंटरी, और ये हार्ट का भी है कि आपका हार्ट, अब इस वक्त आपका हार्ट 72 से बीट हो रहा है या 74 बीट्स पर मिनट की स्पीड पे बीट हो रहा है या 80 बीट्स पर मिनट की स्पीड से बीट हो रहा है, ये आप नहीं डिसाइड कर सकते, या ये हार्ट ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो दीज एक्टिविटीज आर इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी एक्टिविटीज है। देन आगे बढ़ते हैं। मैं कह रहा था कि उससे भी मैं कह रहा था कि अगर मैं भागू सपोज, तो शुरुआत में भले ही ना हो, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद मेरे पैरों में क्रैम्प्स आने लग जाएंगे, पैरों में पेन होने लगेगा, और एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद मुझे रुकना पड़ेगा, मेरे मसल को आराम देना पड़ेगा, तभी मेरे मसल्स फिर काम करने के लिए रेडी हो सकेंगे। किसके? पैरों के मसल। तो ऐसा क्यों होता है? ये क्रैम्प्स क्यों आते हैं या हमें रुकना ही क्यों पड़ता है? क्योंकि जब हम बहुत भागते हैं या बहुत ज्यादा रैपिडली एक्टिविटीज करते हैं, तो हमारे मसल को चाहिए उतना ऑक्सीजन मिलता नहीं है, ऑक्सीजन कम होता है, डिमांड ज्यादा होती है। सपोज आप कहीं पे गए हो किसी के घर पे और उनका कुत्ता आपके पीछे लग गया, आप भाग रहे हो, पीछे कुत्ता है, आगे आप हो, आप भी कुत्ते की तरह भाग रहे हो, पीछे आपके कुत्ता है, उसमें क्या हो रहा है, आपके बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गए, ऑक्सीजन के डिमांड्स बढ़ गए और सप्लाई कम है, और आप रुक नहीं सकते क्योंकि पीछे कुत्ता है। इस कंडीशन में जब आप भागते हो तो आपके बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है। ऑक्सीजन क्यों चाहिए बच्चों? क्योंकि इस ऑक्सीजन की मदद से मसल के सेल एटीपीज बना सकते हैं। एटीपी, ऑक्सीजन की मदद से आपके मसल के सेल जो है वो एटीपी बनाते हैं, और एटीपी की मदद से आप भाग सकते हो या काम कर सकते हैं आपके मसल। अब पॉइंट यहां पे ये है कि ऑक्सीजन कम है और एटीपी चाहिए, तो हमारे मसल के पास दूसरा भी एक ऑप्शन होता है। वो ऑप्शन क्या है? वो ऑप्शन है अनएरोबिकली, मतलब विदाउट ऑक्सीजन एटीपी बना लेना, विदाउट ऑक्सीजन एटीपी बना लेना। तो हमारे मसल विदाउट ऑक्सीजन भी एटीपी बना सकते हैं, बनते भी है। वो सारी बातें हम रिस्पायरेशन के वक्त डिटेल में स्टडी करेंगे कि कहां पे कम एटीपी जनरेट होते हैं, कहां पे ज्यादा एटीपी जनरेट होते हैं, वो सारी बातें रिस्पायरेशन की। अभी मुझे क्या समझाना है आप लोगों को कि हमारे पैरों में क्रैम्प्स क्यों आते हैं। तो देखो, हम भाग रहे और आपकी बॉडी की ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो आपकी जो मसल है वो विदाउट ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन जितना कम हो रहा है, विदाउट ऑक्सीजन एटीपी बना लेंगे। जब बॉडी ऑक्सीजन की मदद से एटीपी बनाती है, ठीक से समझ लेना, तो वेस्ट प्रोडक्ट CO2 जनरेट होता है, वही CO2 हम एक्सेल करके बाहर फेंक देते हैं। जब बॉडी विदाउट ऑक्सीजन एटीपी बनाती है, तब वेस्ट प्रोडक्ट क्या जनरेट होता है पता है? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड आपके पैरों के मसल के सेल्स में जब एक्यूमुलेट होता है, सेल्स के अंदर लॅक्टिक एसिड जब एक्युमुलेट होत आहे आतमध्ये साचतं, त्यावेळेला मसल्स मध्ये क्रॅम्प्स यायला लागतात आणि त्याला म्हणतात फटीग। सो दीज मसल्स अंडरगो फटीग, ते थकतात, त्यांना थांबावं लागतं काम करत असताना। पण असं कधी झालंय का की तुम्ही खूप पळालात आणि तुमचं हार्ट पण जोरजोरात धडधड 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 बीट होतंय आणि हार्ट पण फटीग झालं आणि थांबलं, असं होतं का? असं नाही होत, कारण असं जर झालं असतं तर तुम्ही आता हे लेक्चर बघतच नसता। म्हणजे असं जर झालं असतं, हार्ट जर थांबलं असतं तर इथे हा जो कार्डियक मसल आहे, हा कार्डियक मसल असो किंवा असं पण कधीच नाही झालं की तुम्ही खूप जास्त बकासुरासारखं खाल्लंय आणि डायजेस्टच नाही झालं, तुमच्या डायजेस्टिव्ह सिस्टमच्या मसल ज्या आहेत त्या थकून गेल्या डायजेस्ट करता करता, असं झालंय का? नाही झालं। थकतं कोण, थांबतं कोण, क्रॅम्प्स कोणाला येतात तर ह्या स्केलेटल मसल्सला। आपल्या स्मूथ मसल आणि कार्डियक मसल्स फटीग होत नाही, त्या फटीग होत नाही। फटीग म्हणजे मराठीत सांगायचं झालं तर थकणे, आणि मग थकल्यानंतर थोडंसं थांबावं लागतं, त्यांना रेस्ट द्यावा लागतो आणि परत त्या रिकवर होतात आणि काम करायला लागतात। तर परत एकदा मी रिवाइज करतोय हे सगळं पुढे जाण्याच्या अगोदर। बघा रे, फटीगचा कॉन्सेप्ट अगोदर सांगतोय आणि त्याच्यानंतर आपण मग सगळं रिवाइज करू। क्या कहा मैंने कि ये आपका मसल है, कोई भी हाथ का पैर का मसल है, और मसल जो बनता है वो मसल के सेल से यानी मसल फाइबर से बनता है। तो ये लंबा सा मसल फाइबर है।
अब मसल फाइबर एक सेल है, सेल को कभी भी काम करने के लिए चाहिए क्या? एटीपी चाहिए। एटीपी बनाने के लिए दो ऑप्शन होते हैं, एक ऑक्सीजन के साथ एटीपी, ऑक्सीजन की मदद से एटीपी बनाए जा सकते हैं, या मतलब विथ ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना भी एटीपी बनाए जा सकते हैं। जब भी एटीपी ऑक्सीजन की मदद से बनेगा तो वहां पे एटीपी के साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है CO2, जिसे हम एक्सेल करते हैं। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हो, जब बहुत ज्यादा हेवी एक्सरसाइज करते हो, तब आपके बॉडी में बहुत मतलब ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ जाती है और सप्लाई हो नहीं पाता है। जब जरूरत बढ़ती है और सप्लाई उतना नहीं है तो बॉडी सेकंड मैकेनिज्म अपनाता है विदाउट ऑक्सीजन एटीपी जनरेट करने का। जब विदाउट ऑक्सीजन एटीपी जनरेट होता है तो एटीपी तो बन जाता है, लेकिन उसके साथ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है लॅक्टिक ऍसिड। मोरांनो, हे CO2 कसं जनरेट होतं, ग्लुकोज कसा ब्रेक होतो, लॅक्टिक ऍसिड केव्हा जनरेट होतं, अल्कोहोल म्हणजे इथेनॉल केव्हा जनरेट होतं, हे फर्मेंटेशन काय, हे सगळं एक वेगळा टॉपिक आहे हा। मी तर फक्त ब्रीफली फटीगचा कन्सेप्ट सांगतोय, तर त्याच्यामुळे तुम्ही एवढं समजून घ्या। ते नंतर ज्या सायकल्स आहेत, क्रेब्स सायकल काय असतं, त्याच्यानंतर ग्लायकोलिसिस काय, ह्या कन्सेप्ट त्या वेगळ्या टॉपिक मध्ये डिस्कस होतील। इथं फक्त काय, एटीपी लागतोय, विथ ऑक्सिजन असेल तर एटीपी सोबत वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होतो CO2, तो आपण एक्सेल करून टाकतो। एटीपी जर विदाउट ऑक्सिजन असेल तर वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होतो लॅक्टिक ऍसिड। लॅक्टिक ऍसिड तुमच्या मसल्स मध्ये साचला रे की मसल्सला येतात क्रॅम्प्स, मसल्स मध्ये येतात क्रॅम्प्स आणि मग तुम्हाला थांबावं लागतं। पण हे कुठे? स्केलेटल मसल मध्ये। म्हणजे फटीग हा जो प्रकार है ये सिर्फ स्केलेटल मसल में होता है। दिस स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स वो फटीग होते ही नहीं, दे नेवर गेट फटीग, वो फटीग होते ही नहीं है और इसलिए उनका काम भी रुकता नहीं है। देन एक वन बाय वन देखेंगे। पहले ऑन द बेसिस, देखो क्लासिफिकेशन जो है वो लोकेशन, अपीयरेंस और नेचर ऑफ देयर एक्टिविटी इस पर हो सकता है, ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया है। हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन मसल के 3 नाम है। जो आपकी स्केलेटन पे है, मतलब बोन पे है, उनको स्केलेटल मसल कहते हैं। जो आपके विसरल ऑर्गन में है उनको विसरल मसल कहते हैं, और जो आपके हार्ट में होते हैं उसे कार्डियक मसल कहते हैं। ये मसल, अगर मैं एक मसल फाइबर या मसल का एक सेल निकालूं मेरे बोन के मसल के ऊपर से, तो वो दिखने में सिलेंड्रिकल होगा, ये स्पिंडल शेप होगा, ये सिलेंड्रिकल होगा। अंदर झांक के देखा तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये दोनों यूनि न्यूक्लिएटेड है। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल ऑफ व्हाट? मल्टी न्यूक्लिएटेड एनिमल सेल इज कॉल्ड एज सिनसाइशियम, और अगर प्लांट में मल्टी न्यूक्लिएटेड रहा तो सिनोसाइट। देन आपके हाथों पैरों के मूवमेंट आपकी विल पे होते हैं, तो ये वॉलंटरी है, ये इनवॉलंटरी है, दोनों भी इनवॉलंटरी है। देन एक मसल फाइबर से कुछ ब्रांच वगैरह नहीं निकलता, तो ये अनब्रांच्ड है, ये ब्रांच है, और ब्रांचिंग से एडजेसेंट मसल जो है वो इंटरकनेक्ट होते हैं, और इन ब्रांचेस को कहा जाता है इंटरकैलेटेड डिस्क। बहुत ज्यादा काम करने के बाद ये मसल जो है, इनमें लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है, क्रैम्प्स आने लगते हैं, इसे फटीग कहते हैं। उससे मसल को रिकवर होने के लिए रेस्ट देना पड़ता है, लेकिन ये फटीग जो है वो यहाँ पे नहीं है। आपकी विल पे आप मसल काम करवा रहे हो, इसलिए इसे वॉलंटरी कहते हैं। ये जो है ये आपके कंट्रोल में नहीं है, इनकी एक्टिविटी, इसलिए इन्हें इनवॉलंटरी कहा जाता है। स्केलेटल मसल जो होते हैं, अगर मैं एक मसल आपको यहां पे ऐसे दिखाऊं, पूरा मसल, तो आपको उस पे ऐसे अल्टरनेट बैंड दिखते हैं। ये डार्क बैंड है, ये डार्क बैंड है, और 2 डार्क बैंड के बीच में लाइट बैंड होता है। तो जब आप स्केलेटल मसल देखते हो तो आपको उस पे ऐसे बैंड्स दिखते हैं, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड। तो ये अल्टरनेट बैंड्स की वजह से इन बैंड्स को कहा जाता है स्ट्राइशंस। स्ट्राइशंस म्हणजे पट्टे। ओके, तो ये जो स्ट्राइशन जैसे जेब्रा के ऊपर होते, जैसे टाइगर के ऊपर होते, वो स्ट्राइशंस म्हणजे पट्टे जे असतात असे डार्क लाईट, तर तसे डार्क लाईट पट्टे जे आहेत ते मसल वरती पण दिसतात, स्ट्राइशंस तसे। इसलिए स्केलेटल मसल का दूसरा नाम है स्ट्राइटेड मसल। स्ट्राइटेड मसल। स्मूथ मसल जो होते हैं उसको अगर हम निकाले, ड्रॉ करें मसल को, मसल फाइबर नहीं कह रहा हूं मैं, कंफ्यूज मत होना, ये मैंने पूरा मसल निकाला है। अब ये बैंड्स क्यों होते पता है आप लोगों को? तो ये आपको आज उसका जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे इसका अगले लेक्चर में स्केलेटल मसल का, तब समझ में आएगा आपको कि यहाँ पे अल्टरनेट डार्क लाइट क्यों दिखते हैं। अभी के लिए सिर्फ देखो
और ये जो स्मूथ मसल अगर देखा आपने, स्मूथ मसल अगर देखा, कुछ लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा होगा उनके दिमाग में कि मैंने तो कहा था कि यहाँ पे सिलेंड्रिकल होता है मसल फाइबर और ड्रॉ करते वक्त ऐसा क्यों निकाला। तो मैंने मसल फाइबर कहा था बच्चों में, यहाँ पे पूरी मसल ड्रॉ कर रहा हूं। मैंने किसकी बात की थी, तो ये मसल है, तो मसल के अंदर जो फाइबर्स होते हैं, एक एक सेल जो होते हैं, उस सेल को अगर निकाल के ड्रॉ करूं तो सिलेंड्रिकल स्केलेटल का वो स्पिंडल शेप है अगर वो स्मूथ मसल है तो, और अगर वो कार्डियक है तो सिलेंड्रिकल। एक मसल फाइबर के बारे में बात की थी, अब मैं पूरी मसल के बारे में बात कर रहा हूं। तो मसल के ऊपर आपको ऐसे डार्क लाइट बैंड्स दिखाई देते हैं। तो ये डार्क लाइट बैंड को स्ट्राइशंस कहते हैं। तो दीज आर दी स्ट्राइटेड मसल्स। स्मूथ मसल के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए सॉरी विसरल मसल जो होते हैं, मैंने स्मूथ पहले ही लिख दिया था, इसको हमने विसरल कहा है ना। तो विसरल मसल के ऊपर ऐसा कुछ बैंड्स नहीं होते हैं, इसलिए इसे स्मूथ मसल भी कहा जाता है। जो मैंने अभी पहले लिखा था, तो उसका मतलब क्या है, स्मूथ क्यों है, क्योंकि वो अपीयरेंस में स्मूथ है, ये स्ट्राइटेड है, पट्टे पट्टे असतात तिथं। और तीसरा, अगर कार्डियक मसल की बात करें तो कार्डियक मसल पे भी स्ट्राइशंस दिखते हैं। तो यहां पे भी स्ट्राइशंस यानी वो जो बँड्स आहे, पट्टे आहेत ते असतात। पण स्ट्राइटेड मसल हे नाव कोणाचं आहे, स्केलेटल मसलचं आहे। स्ट्राइशंस प्रेजेंट, स्ट्राइशंस एब्सेंट, स्ट्राइशंस प्रेजेंट। आगे बढ़ते हैं। तो ये स्ट्राइटेड मसल है। मसल जो अगर सपोज आपका नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाए तो आपके हाथ पैर काम करेगी क्या, नहीं करेंगे, पैरालिसिस हो जाएगा। नर्वस सिस्टम का ही कुछ और दूसरे कंपोनेंट होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वगैरह, वो भी है आपको आगे, या फिर 10th को भी होगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। तो नर्वस सिस्टम अगर डैमेज हो जाए ना, तो आपका स्केलेटल मसल काम करना रोक देते हैं। विसरल मसल भी काम करना रोक देते हैं, लेकिन कार्डियक मसल काम करना नहीं रोकते। मतलब एक ब्रेन डेड पेशेंट का हार्ट काम कर सकता है क्या, यस कर सकता है, ब्रेन डेड होने के बावजूद भी। या फिर एक प्रैक्टिकल होता है फर्स्ट आपको आगे ग्रेजुएशन के वक्त कि फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग का हार्ट की फंक्शनिंग दिखाई जाती है। तो मैं कह रहा हूं कि ब्रेन डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उस ब्रेन डेड ऑर्गेनिज्म में हार्ट काम करता है। क्यों करता है, क्योंकि हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो नर्वस सिस्टम पे डिपेंड नहीं है। ये आपका हार्ट है सपोज, उसमें 4 चेंबर होते हैं, एट्रियम, वेंट्रिकल कहा जाता है। और ये जो एट्रियम है राइट साइड का, राइट एट्रियम, यहां पे इसके कॉर्नर में एक ऐसा नोड होता है जिसे एसे नोड कहते हैं, एसे नोड। और ये एसे नोड जो होता है, ये हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो कंट्रोल करता है। तो हार्ट पूरी तरह से नर्वस सिस्टम पे डिपेंड नहीं है, ये दोनों है। तो इनके जो काम है, इनकी जो एक्टिविटी है वो न्यूरोजेनिक होती है बच्चों, न्यूरोजेनिक यानी नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में आपका स्केलेटल मसल है। विसरल मसल भी न्यूरोजेनिक होता है। और कार्डियक मसल जो है वो मायोजेनिक होता है। मायो इज फॉर मसल। तो मायो, ये जो एसे नोड है, ये मसल से बना होता है, मसल का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, इसलिए इसे मायोजेनिक कहते हैं। क्या देखा हमने आज, स्केलेटल मसल, विसरल मसल और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल जो है वो बोन से अटैच है, विसरल ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट है, कार्डियक मसल हार्ट के अंदर प्रेजेंट है। इसका सेल का शेप जो है वो सिलेंड्रिकल है, स्पिंडल शेप है, सिलेंड्रिकल है। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है स्केलेटल का, स्मूथ का यूनि न्यूक्लिएटेड है, कार्डियक का भी यूनि ही न्यूक्लिएटेड है। मेरे साथ रिकॉल करने की कोशिश करो, यहां पे ये ब्रांच नहीं है, ये अनब्रांच्ड है और कार्डियक ब्रांच्ड है। और उन ब्रांचेस को क्या कहते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क कहा जाता है उनको। देन थकता कौन है, ये कौन, स्केलेटल मसल। तो फटीग यहां पे है, ये फटीग नहीं होते हैं। तीसरा, न्यूरोजेनिक कौन है, स्केलेटल। न्यूरोजेनिक कौन है, स्मूथ। और फिर कार्डियक कैसा है, मायोजेनिक, मसल्स उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। स्ट्राइटेड कौन है, स्केलेटल और कार्डियक। और विसरल कैसा है, स्मूथ है, इसलिए उसका दूसरा नाम क्या है, स्मूथ मसल। ओके, तो जिन लोगों को इस टॉपिक के क्वेश्चन पेपर्स और नोट्स चाहिए, जिन लोगों को ये जो अभी आज पढ़ाया है इसका
जो चार्ट है, इसकी जो समरी है, इसका जो चार्ट है जिसमें सारे पॉइंट हम लोग हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में देते हैं, वे लोग मुझे 7972312550 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।